मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीव विज्ञान से लेकर आया हूँ। फिजिक्स का कुछ दिनों से मैं लगातार दे रहा था, अब मैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ और इसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दूंगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मैं आऊँगा। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर चले। तो आइए हम लोग चले। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि कक्षा 10th जीव विज्ञान वीवीआई प्रश्न 2023 के लिए। अब यहाँ पर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं जीव विज्ञान का। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब आप सब लोग इसको पढ़ेंगे और मनन करेंगे और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है 2023 के लिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसका मनन कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो उत्तर में है मृतजीवी। उत्तर में क्या हम लोग लिखेंगे बुआ जी? मृतजीवी। फिर से एक बार सुन लीजिए कि सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ जी? मृतजीवी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। दूसरा प्रश्न है हम लोग के सामने कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवण है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे हरित लवण है। उत्तर में लिखेंगे हम लोग हरित लवण है। अगर परीक्षा में आए तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप इसको छाप दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितना होता है। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का ऑब्जेक्टिव में जीव विज्ञान में कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होती है। 0.03% होती है। अगर यह क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप इसको 0.03% आंसर लिखकर छाप दीजिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है कि अमीबा में भोजन का मुख्य माध्यम कौन सा है। अमीबा में भोजन का मुख्य माध्यम कौन सा है, तो कूटपाद। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो कूटपाद के द्वारा करता है। तो चौथा क्वेश्चन वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अमीबा में भोजन का मुख्य माध्यम कौन सा है, तो कूटपाद है। कौन सा है? कूटपाद है। पांचवा प्रश्न देखिए बुआ, ग्रहणी किसका भाग होता है। पांचवा प्रश्न है कि ग्रहणी किसका भाग होता है, तो हम लिखेंगे छोटी आंत का। फिर से पांचवा प्रश्न सुन लीजिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। उसके बाद छठा प्रश्न है कि अक्लदंत यानी कि अक्लदांत है। अक्लदांत क्या कहलाता है, तो मोलर कहलाता है। अक्लदांत क्या कहलाता है, तो मोलर कहलाता है। अक्लदांत क्या कहलाता है, तो मोलर कहलाता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हम लोग का कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है, तो छोटी आंत होती है। कौन सी होती है? छोटी आंत। फिर से क्वेश्चन, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है, तो छोटी आंत। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है, तो छोटी आंत। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है, तो छोटी आंत को हम लोग छाप देंगे। यह हमारा आंसर है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन पर आइए मेरे बच्चों। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। फिर से प्रश्न एक बार, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपापाच्य अभिक्रिया है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, नौवां प्रश्न कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग लिखेंगे उपापाच्य की अभिक्रिया। हम लोग लिखेंगे उपापाच्य की अभिक्रिया है। फिर 10वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। यहाँ पर 10वां प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अगर हम लोग को परीक्षा में आ जाए कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हम लोग छाप देंगे हरा होता है। हम लोग क्या छापेंगे, हरा होता है।
उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सा रोग है। यहाँ पर प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो रतौंधी है। कौन सा रोग है, तो रतौंधी है। विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो रतौंधी है। यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न, 11वां प्रश्न कि विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन सा रंग है, तो कौन सा रोग है, तो हम लोग लिखेंगे रतौंधी है। कौन सा रोग है, रतौंधी है। उसके बाद 12वां प्रश्न कर रहा है कि मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। 12वां प्रश्न कर रहा है कि मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। तो मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ के नाम है मूत्र तथा मल। मूत्र तथा मल। फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखे, तो हम लोग लिखेंगे मूत्र और मल। फिर से प्रश्न सुन लीजिए एक बार, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थों का नाम लिखे, तो मूत्र और मल, ये 2 उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मानव उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मानव के शरीर से बाहर निकलते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। 13वां क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाकर परितंत्र को शुद्ध करना। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाकर परितंत्र को शुद्ध करना परितंत्र के घटकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद 14वां प्रश्न है कि अमीबा में गति किस भाग द्वारा होती है। 14वां प्रश्न है कि अमीबा में गति किस भाग द्वारा होती है। तो हम लोग लिखेंगे पादव के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पादव के द्वारा। किसके द्वारा होती है, पादव के द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि अमीबा में गति किस भाग में होता है, तो लिखेंगे पादव के द्वारा होता है, पादव भाग में गति होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या करा कि मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं किस चीज का, तो सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए मस्तिष्क हमारा उत्तरदायित्व होता है। 16वां प्रश्न है कि परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। फिर 17वां क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 17वां प्रश्न है कि एक वयस्क के मुख में कितने दांत होते हैं, तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं 32 दांत होते हैं। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं 32 दांत होते हैं। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं 32 दांत होते हैं। फिर से एक बार प्रश्न कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मछली किस अंग के द्वारा शोषण करती है, तो गिल के द्वारा शोषण करती है। मछली किस अंग के द्वारा शोषण करती है, तो गिल के द्वारा शोषण करती है। 18वां प्रश्न है कि मछली किस अंग के द्वारा शोषण करती है, तो गिल के द्वारा शोषण करती है। 19वां प्रश्न है कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। 19वां प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए कि पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई थी। गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई थी, तो 1950 ईस्वी में। गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई थी, तो 1950 ईस्वी में। गंगा सफाई योजना कब शुरू की गई थी, तो 1950 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर ये सारे प्रश्न आप लोग को दिए गए हैं, जो मैंने आज आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये VVI सारे प्रश्न आप लोग को दिया है। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्रा इन सारे प्रश्नों को बड़ा अच्छी तरह से मनन करेंगे, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न 2017 के प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षाएं 2023 में होने वाली है मैट्रिक की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसलिए इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज आप जरूर देखेंगे, आपसे मेरा विनती है। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, और कल पुनः मैं इसके आगे का सारा प्रश्न दूंगा। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इन सभी को बहुत अच्छे तरीकों से मनन करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और आप अपने जीवन में प्रगति करें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों से पुनः यह विनती करता हूँ कि आप लोग गुरुकुल SKJ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात
कि आप पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यही आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। धन्यवाद।